नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर दिल्ली और उत्तर भारत के बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों के साथ द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में सुबह की प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर चर्च में शांति और भक्ति का माहौल रहा, जहां प्रार्थनाओं के साथ साथ कैरोल और भजन भी प्रस्तुत किए गए। विशेष रूप से दिल्ली के बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक विशेष प्रार्थना की, जिसमें देश और लोगों की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ प्रभु की भक्ति में हिस्सा लिया। वहीं दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लोगों के लिए आज एक बड़ी राहत देने वाली योजना की शुरुआत होने जा रही है। राजधानी में अटल कैंटीन योजना के तहत एक साथ 100 जगहों पर कैंटीन खोली जाएगी। इस योजना की औपचारिक शुरुआत नेहरू नगर से होगी, जहां पहली अटल कैंटीन आम जनता के लिए खोली जाएगी। इस पहल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि गरीब, मजदूर और ज़रूरतमंद लोग बहुत कम दाम में भरपेट और पौष्टिक भोजन पा सकें। अटल कैंटीन योजना के तहत सिर्फ 5 रुपये में गर्मा गर्म थाली उपलब्ध कराई जाएगी। इस थाली में चावल, दाल, सब्जी और रोटी शामिल होगी। सरकार का कहना है कि हर कैंटीन में खाना ताज़ा, साफ सुथरा और पौष्टिक होगा, ताकि गरीब तबके के लोगों को भी अच्छी गुणवत्ता का भोजन मिल सके। ये योजना खासतौर पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, दिहाड़ी मजदूरों और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें सम्मान के साथ सस्ता और अच्छा खाना मिल सके। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्तमान समय में धुंध की घनी परत ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हवा में प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है। आनंद विहार इलाके से सामने आए वीडियो में भी हवा में घनी धुंध साफ नजर आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार क्षेत्र में AQI अलग अलग समय पर 292 से 360 के बीच दर्ज किया गया है, जो खराब से लेकर बहुत खराब श्रेणी में आता है। ऐसे गंभीर स्तर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं नए साल के मौके से पहले दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। प्रदूषण के स्तर में सुधार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि ग्रैब 3 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी। CAQM ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 21 नवंबर 2025 को जारी संशोधित ग्रैब के अंतर्गत ये फैसला लिया है। तो वर्तमान में पहले जारी आदेशों के अनुसार स्टेज 1 से स्टेज 4 तक की पाबंदियां लागू थी। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रैब 4 हटने के बाद भी नो PUC, नो फ्यूल का नियम जारी रहेगा और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इस कदम से प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता सुधार में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अक्षरधाम, आनंद विहार, इंडिया गेट, एम्स, गाजीपुर और सराय काले खां की ये तस्वीर, जहां धुंध की एक मोटी परत साफ तौर पर देखी जा सकती है। विजिबिलिटी काफ़ी कम होने की वजह से कई जगहों पर लोगों को आवागमन में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल ग्रैब 3 के नियम लागू हैं। दिल्ली NCR में धुंध और AQI बहुत ख़राब स्थिति में इस वक्त नज़र आ रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? दिल्ली NCR में अभी भी स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। नो PUC, नो फ्यूल जो नियम लागू किया गया है वो आने वाले समय में भी जारी रहने वाला है, ऐसा प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। और ग्रैब 4 की पाबंदियां तो हटा दी गई हैं, लेकिन ग्रैब 3 नियम अभी भी लागू रहेंगे। बिल्कुल, देखिए साहिल, नोएडा की बात करी जाए, NCR की बात की जाए, दिल्ली की बात करी जाए, तो कल जिस तरीके से 2 दिन से लगातार धूप निकल रही है, क्या माना जा सकता है कि कोहरे का और ठंड का प्रभाव जो लोगों पर पड़ रहा था प्रदूषण के साथ, वो उसकी मार नहीं लग रही है। लेकिन प्रदूषण अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। कहीं ना कहीं थोड़ी दर कम हुई है प्रदूषण की, कम प्रदूषण देखने को मिला है। जो AQI की दर है वो कम देखने को मिली है। लेकिन जहाँ पर जिस तरीके से नोएडा से ग्रैब 4 को हटाया गया है, कुछ पाबंदियां थी उनको हटा दिया गया है, लेकिन कुछ पाबंदियां अभी भी जारी है। ग्रैब 3 लागू जारी है। पानी का छिड़काव होता रहेगा। जो गाड़ियां बाहर से आने वाली थी, जिन पर रोक लगाई गई थी, वो लगातार अब आएंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदूषण का जो बन रहा है, जगह जगह पर खुदाई हो रही है, जगह जगह पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण की भी कुछ कमियां हैं, वहीं बिजली विभाग की भी कुछ कमियां हैं। लोग NGT पर शिकायतें कर रहे हैं। NGT पर शिकायत करने के बाद ही कोर्ट भी खोटी करी। बिजली विभाग की बात किया, नोएडा की प्राधिकरण की बात किया, उनको सुना रहा है। जी साहिल। बिल्कुल। और अरबाज, कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी भी बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो दिल्ली की आबो हवा है वो काफ़ी जहरीली यहाँ पर बताई जा रही है। अभी भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके उतना अपने घरों में ही समय व्यतीत करें,
घर से बाहर न निकलें क्योंकि ये जहरीली हवा सभी के लिए प्राण घातक इस वक्त बनी हुई है और लगातार श्वास संबंधी बीमारियों का जो खतरा है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिल्कुल, देखिए 3-4 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जो ये हवा चल रही है उससे ये है कि प्रदूषण के जो कण है वो हवा में जो कि तो जमे बैठे हैं। ना बारिश का कोई अनुमान लगाया जा रहा है, ना जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण हो या मौसम विभाग हो या नियंत्रण बोर्ड हो लगातार प्रदूषण को कम करने की संभावना हर कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर हम इसमें सांस लें, कहीं ना कहीं इस प्रदूषण में सांस लें अगर 3 मिनट तो हालत बहुत ज्यादा बेहद खराब हो जाएंगे। लगातार नोएडा प्राधिकरण भी इस पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अरबाज, कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की पाबंदियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? कब तक अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम में बदलाव होगा और प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, प्रदूषण जो मौसम विभाग है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले कुछ वक्तों में हवा की शीतलहर जो है वो उसमें थोड़ा फर्क पड़ सकता है और बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हालात जो के त्यों बने हुए हैं अभी प्रदूषण पर जो भार है कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। जी साहब, बिल्कुल, और साफ तौर पर सबसे गंभीर मुद्दा यही है इस वक्त की प्रदूषण से जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध और प्रदूषण की दोहरी मार जो है वो लोगों पर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और साफ तौर पर विजिबिलिटी भी काफ़ी कम कई जगहों पर है, जिसकी वजह से आवागमन भी अरबाज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे 2 दिन से मौसम साफ है, देखा जा सकता है कि दूर दूर तक पहले जिस तरीके से कोहरा पड़ता था या प्रदूषण का जो एक स्मोक था, कहीं ना कहीं पास की जो बिल्डिंग है वो दिखाई नहीं देती थी। लेकिन 2 दिन से धूप बरकरार निकल रही है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो गई है। और जिस तरीके से निर्माण कार्यों पर रोक हटाई गई है, जैसे जो धूल नियंत्रण है, कहीं ना कहीं जो धूल है पेड़ों पर जो धूल है उन पर पानी का छिड़काव होता रहेगा। ट्रक में अब मैं बता दूं ग्रेप फोर हटाने के बाद जो पाबंदियां हैं वो किस तरीके से लगाई गई, तो जो खुले कचरा जलाने पर साइल पाबंदी है। हेलो, जी बोलिए। जी बोलिए। साइल खुला जो कचरा डाला जाता है फिर उसमें आग लगाई जाती है, कहीं ना कहीं उससे भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था। खास तौर पर उस पर खास निगाह रखी जाएगी। वहीं वाहनों की बात की जाए तो 10 से 11 साल पुराने डीजल है उन पर 15 साल पुराना जो डीजल गाड़ियां हैं उन पर खास तौर पर प्रतिबंध हटाया गया है। और जैसे कि ग्रेप 4 में अब तक सीमित हो गया है, जहां स्कूलों में ऑनलाइन जो क्लासें बच्चों की जो क्लासें कक्षा 1 से कक्षा 6 तक जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने ऑनलाइन क्लासेस कर दी थी, अब उन पर भी हटा दिया गया है। बच्चे स्कूल आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये हल्का प्रदूषण कम हुआ है लेकिन सारी चीजें हटा दी गई हैं। अब आने वाले वक्तों में देखना होगा कि प्रदूषण ऐसे लगातार कम होता रहेगा या और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ग्रैप 3 के नियम अब भी लागू हैं। नो फ्यूल, नो पेट्रोल, नो पीयूसी का जो नियम है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। यानी अगर आपके पास पीयूसी नहीं होगी तो आपको पेट्रोल भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा। ये 6 तस्वीरें अक्षरधाम, आनंद विहार, इंडिया गेट, एम्स, गाजीपुर और सराय काले खां की, जहाँ पर कई जगहों पर AQI काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में इस वक्त देखने को मिल रहा है और प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते बड़ी खबर का। नोएडा से बड़ी खबर, गैंग रेप में 2 प्रॉपर्टी डीलरों को 20 साल की सजा हुई। जिला न्यायालय के SC/ST कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। राजीव गुप्ता पर 2.95 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है। प्रदीप मित्तल पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की 80% रकम पीड़िता को दी जाएगी और नशीला पदार्थ खिलाकर रेप कर पीड़िता का वीडियो बनाया गया था। 2017 से 2020 तक कई बार रेप किया गया था। दोनों को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। थाना फेज 3 में मुकदमा दर्ज किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं नोएडा में क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु चर्च पहुंचे और शांति, सद्भाव
और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। चर्च परिसर को रोशनी और सजावट से सुसज्जित किया गया था, जिससे उत्सव का माहौल बना रहा। प्रार्थना सभा के दौरान भजन और धार्मिक गीत भी गाए गए, जिससे पूरे वातावरण में श्रद्धा और उल्लास दिखाई दिया। तो नोएडा में क्रिसमस पर्व संध्या की प्रार्थना की गई। चर्चों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला। रोशनी से चर्चों को सजाया गया था। उत्सव का माहौल हर तरफ देखने को मिला। भजन और प्रार्थना से चर्च परिसर गूंजते हुए नजर आए। वहीं राजधानी दिल्ली में भी क्रिसमस के जश्न की शुरुआत हो चुकी है और राजधानी के चर्च रंग बिरंगी लाइटों और सजावट से जगमगा उठे। बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना और उत्सव में शामिल होने के लिए चर्चों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए गए हैं। खासतौर पर कनॉट प्लेस और साकेत जैसे व्यस्त क्षेत्रों में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो ट्रैफिक जैम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और जारी निर्देशों का पालन करें। तो देश भर में क्रिसमस की जश्न की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में भी रंग बिरंगी लाइटों से चर्च सजाए गए हैं। दिल्ली में पुलिस ने भी क्रिसमस पर्व को लेकर एडवाइजरी जारी की है ताकि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। वहीं हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ क्षेत्र के सलारपुर मोड़ से एक बेहद लापरवाही भरा मामला सामने आया है। यहां एक पिकअप वाहन में 24 से ज़्यादा छात्रों को बैठाकर ले जाया जा रहा था। वाहन के अंदर ही नहीं बल्कि उसकी छत पर भी कई छात्र ठूस ठूस कर बैठे नजर आए, जबकि कुछ गाड़ी के किनारों से लटक कर सफ़र कर रहे थे। इस तरह का खतरनाक सफ़र कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा नियमों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया। वहीं दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाशों के पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गए। मौके से पुलिस ने 2 पिस्टल 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने एक दिन पहले नरेला क्षेत्र में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों आरोपियों पर पहले से ही दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब हिंडन से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी समय पर नहीं दिए जाने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने हंगामा किया। यात्रियों का कहना था कि उन्हें शुरुआत में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में देर रात फ्लाइट को IGI एयरपोर्ट डाइवर्ट किए जाने की बात सामने आई। इस पूरे मामले को लेकर यात्रियों में एयरलाइन के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर नजर आया। वहीं हापुड़ जिले के पिलखुआ क्षेत्र में हाईवे पर हुई 85 लाख रुपए की बड़ी लूट के मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है और जांच पड़ताल को तेज कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे गहन पूछताछ शुरू की है। पिलखुआ पुलिस को जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिससे मामले के जल्द खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस को शक है कि कारोबारी के किसी करीबी दोस्त ने लूट की जानकारी बदमाशों तक पहुंचाई हो सकती है। ये लूट घी कारोबारी के मुनीम से की गई थी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों पर 50-50 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित किया। वहीं मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शिवा राणा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शिवा राणा हत्या के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की है। ये मुठभेड़ जानी थाना क्षेत्र के गंगनहर के पास हुई, जिसके बाद आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम देर रात वोटों की गिनती पूरी होने के बाद घोषित कर दिए गए। इस चुनाव में मनोज भाटी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जबकि शोभाराम चंदीला सचिव पद के लिए निर्वाचित हुए। नतीजों की घोषणा होते ही बार एसोसिएशन परिसर में अधिवक्ताओं के बीच खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। वकीलों ने ढोल नगाड़ों की धुन पर जश्न मनाया और नवनिर्वाचित पदाधिकारी को फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आतिशबाजी भी की गई, जिससे पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। तो सूरजपुर बार एसोसिएशन चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए। मनोज भाटी अध्यक्ष बन गए हैं, शोभाराम चंदीला सचिव बनाए गए हैं। तो वकीलों ने जश्न मनाते हुए नवनिर्वाचितों का भव्य स्वागत किया। फूल मालाएं और आतिशबाजी के साथ उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। बड़ी खबर आपको बता रहा है ग्रेटर नोएडा से। तो सूरजपुर बार एसोसिएशन चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। मनोज भाटी अध्यक्ष बनाए गए हैं, शोभाराम चंदीला सचिव बनाए गए हैं। तो फूल मालाएं और आतिशबाजी के साथ उत्सव का माहौल देखने को मिला।
मनोज भाटी और शुभराम चंदीला का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद खेल महोत्सव के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर रहे हैं। दिखाते हैं तस्वीरें। जो ये इतनी छोटी उम्र में ही कबड्डी खेलने की प्रेरणा ये कहां से आपको हासिल हुई और क्या घर में आपके जन्म के बाद बहुत शांति हो गई तो आपका नाम शांति रख लिया गया? सर मैंने छोटी उम्र से ही गेम खेला और गेम खेल के कबड्डी गेम खेल के मुझे बहुत जैसा नाम शांति है वैसा ही शांति मिला है सर। आज आप शांति आप 10th क्लास में पढ़ती भी है और प्रैक्टिस भी कर रही है और घर में तो 10th की क्लास मतलब एक ऐसा वातावरण बन जाता है जैसे कर्फ्यू लग जाता है। माता पिता टीचर सब लग जाते हैं, 10th है 10th है 10th है। तो आप ये दोनों चीजें कैसे मैनेज करती हो? मैं हमारा असम का बेस्ट प्लेयर भी हो और हमारे यहाँ हमारा एमपी सर हाँ मुझे सुनाई दिलीप देता सोइकिया सर ने हमारे सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और हमारा दिलीप सोइकिया सर ने पहले हम कबड्डी को मिट्टी में गेम खेलते थे कट बना के और हमारा दिलीप सोइकिया सर ने हमें गेम खेलने के लिए खेलो इंडिया में हमारा भर्ती हो गया और उसके बाद हमें गेम खेलने के लिए मैट दिलवाया। ऐसे ही हम लोग अभी यहाँ पर ही खेलो इंडिया सेंटर में ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहा है और मेरी घर के सपोर्ट से मेरी कोच की सपोर्ट से सभी की सपोर्ट से मैंने अभी खेल के यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए उन लोगों सभी को मैंने धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सर। सर आपको भी धन्यवाद देती हूँ। वाह वाह वाह। शांति, आपने बताया कि आप खेल पढ़ाई ट्रेनिंग सब बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर रही है। सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से आपको खेलने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, ये जानकर भी मुझे अच्छा लगा। हमारी सरकार देश में हर तरह से खिलाड़ियों की मदद कर रही है। हमारी कोशिश है कि हमारे खिलाड़ियों का पूरा जोश, पूरी ताकत ट्रेनिंग के समय भी और खेलते समय भी और उनका प्रदर्शन लगातार सुधरता रहे। आप लगातार मेहनत कीजिए, सफल होते रहिए। आपको 10th की परीक्षा के लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और कबड्डी के मैदान में भी आप देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटा। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, बंगाल के दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से हमारे गुणवंत क्षेत्री भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं गुणवंत क्षेत्री जी दार्जिलिंग से कहूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हो। गुणवंत जी नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। गुणवंत, आपको तो हॉकी विरासत में मिली है। क्या पिताजी आपको हॉकी की बारीकी बताते हैं? हाँ जी सर, मेरे पिताजी मुझे बहुत सारे टिप्स देते हैं। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा मैं और कभी भी प्रेशर में नहीं आ रहा है। हमेशा इजी खेलना है अपने। अच्छा, जब आप खेलते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि पिताजी आपका खेल देखें या फिर आपको लगता है कि अगर पिताजी मैदान में रहे तो डांट पड़ताल पड़ जाएगी, तो उसके बजाय अच्छा है वो घर में ही रहे? नहीं सर,
मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ ग्राउंड में रहे और मुझे मेरे खेल को देखे और मैंने मिस्टेक्स किए और मैं चाहता हूँ वो मुझे मिस्टेक्स ठीक करने के लिए मदद कर दे। और अच्छा गुणवंश, आप दिन में कितना समय प्रैक्टिस के लिए निकालते हो? सर मैं सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाता हूँ सर। अब आप 5 बजे उठते हो, जो बच्चे अभी सुन रहे हैं ना, वो तो कभी सूर्योदय भी नहीं देखते हैं, और आप 5 बजे उठ करके मेहनत कर रहे हो, जी सर। तो आपके सारे दोस्तों को भी लगता होगा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। हाँ जी सर। अच्छा गुणवंत, ये बताइए कि आपकी ये हॉकी की यात्रा में ये जो सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, और सांसद महोदय आपके बगल में भी बैठे हैं, तो इसके कारण आपको कितनी मदद मिल रही है? सर मुझे सांसद खेल महोत्सव में मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मैं और अच्छे से खेलने के लिए, और मुझे इसमें बेस्ट गोलकीपर भी मिला था। गुणवंत, आपको घर और बाहर दोनों जगहों पर शानदार कोच मिले हैं। आपने अपनी सफलता की यात्रा शुरू कर दी है। आप लगातार मेहनत कीजिए, और हाँ, पिताजी की बातों पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। उनका अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपको बस मेहनत करनी है, और मुझे अच्छा लगा 5 बजे उठ करके आप मैदान में पहुंच जाते हैं। ये अपने आप में आपका इसके प्रति कितना कमिटमेंट है, ये दिखाई दे रहा है। और मैं विश्वास से कहता हूं, आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, हमारे तमिलनाडु के राज्यसभा के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन जी ने भी नीलगिरी तमिलनाडु में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करा है। उसमें एक 14 वर्षीय साइकिल, पोलो और कबड्डी तीनों गेम्स खेलने वाली नेसिका केपी भी आपसे बात करना चाहती है। नेसिका जी, आप प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हो। नमस्ते सर। नेसिका जी वणक्कम। वणक्कम सर। अच्छा, जरा नेसिका जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्या करती हैं, कौन सा खेल खेलती हैं? Namaste sir, I am Neshika, student of SSVM, and I am a national level cycle polo player and a state level kabaddi player. वाह। अच्छा, आपने बताया कि आप 2-2 खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। आप ये कैसे मैनेज करती है? 2 खेलों में एक साथ पूरा फोकस दे पाना जरा कठिन काम होता है। Sir, sports will never disturb my academic. तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से संवाद करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये छात्रों से संवाद कर रहे थे, और खेल के बारे में उनके अनुभव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानने के प्रयास में जुटे हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बुढ़ाना से कांधला होते हुए मंदवाड़ा जाने वाले मार्ग पर स्थित एक खेत में छापेमारी की, जहां अवैध रूप से हथियार तैयार किए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने असलम पुत्र नूर हसन और मेहताब पुत्र अशरफ को मौके से गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके कब्जे से 11 तैयार तमंचे, 315 बोर और 12 बोर की पोनियां, 6 अदबने तमंचे, नाले और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। कुल मिलाकर पुलिस ने 20 तमंचे जब्त किए हैं। पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध हथियार तैयार कर रहे थे, ताकि उनकी मांग को पूरा किया जा सके। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ये हथियार शाहरुख रिजवान और मोटी नाम की महिला को बेचे जाते थे।
इसके अलावा आरोपियों ने खुलासा किया कि इन हथियारों की सप्लाई हरिद्वार, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, संभल सहित कई अन्य जिलों में की जाती थी। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और बुढ़ाना पुलिस टीम की सराहना की। उन्होंने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने वाली टीम को 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। एसएसपी ने बताया कि पंचायत चुनाव से पहले अवैध हथियारों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, बुढ़ाना थाना पुलिस द्वारा ये दूसरी बंदूक की फैक्ट्री पकड़ी गई है लगातार। इसमें मैं आपको बता दूं कि एसपी आर्य साहब सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व पर्यवेक्षण में शासन के निर्देशों क्रम में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने का अभियान चल रहा है, इसी परिदृश्य में एक टिप ऑफ मिलता है जिसमें बुढ़ाना पुलिस सक्रिय होती है एसपी आर्य साहब के नेतृत्व में, और 2 अपराधी पकड़े जाते हैं। इन अपराधियों के पास से जो है 11 तमंचे बने हुए, एक पौनिया 315 बोर, एक पौनिया 2 नाली 12 बोर, 6 अधमनी तमंचे, 1 अधमनी पौनिया, 7 नाल लोहा छोटी बड़ी, शस्त्र बनाने के नाजायज उपकरण, इसमें सांचा मशीन, ड्रिल मशीन, आरी, हथौड़ा, वेल्डिंग मशीन, लोहे की भट्टी इत्यादि गन्ने खेत से बरामद किया गया है, जिसमें इन्होंने पूछताछ से स्वीकार किया है। इसमें एक बदमाश का नाम है असलम और एक का नाम महताब है। दोनों जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी हैं। एक कोतवाली नगर का है जो मूलतः चरथावल का रहने वाला था और एक मूलतः जो है बुढ़ाना का ही रहने। वहीं मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में स्कूल जाते समय एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने शाहिद और अफजल नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना मंसूरपुर पर सूचना मिली थी कि एक लड़की जो घर से जब बाहर निकलती है, रास्ते में 2 युवकों द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।